क्लास एट्थ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 से विश्वविद्यालय तक्षशिला के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको बेटा उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। तक्षशिला बेटा ये बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था और बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र माना गया था, का मतलब केंद्र बन गया था। यह बेटा बौद्ध साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। मतलब तक्षशिला जो है बेटा यहाँ पर बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बन गया था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही सामना करने वाले लोग थे। फिर यहाँ पर बताया कि अतीत के भारतीय कैसे थे। तो भारतीय कैसे थे बेटा? वे खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे, अपने पर विश्वास करने वाले थे, साथ ही वह अपनी परंपराओं पे भी गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में वह रहस्य खोजते थे और उसके लिए वो हाथ पांव मारते थे, मतलब परिश्रम करते थे। अब आई बेटा पेज नंबर 37 पे, महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैसा कि बेटा पहले आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा है कि कैसे वर्ण व्यवस्था पनपी, कि अलग अलग लोग अपने अपने गांव बसा के रहने लगे थे। तो महावीर और बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसकी शाखाएं थीं, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियाद सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हो गए थे और उसकी शाखाएं थीं, लेकिन मिलता क्या है कि पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। इस बारे में या तो वे मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। वेदों के बारे में या तो वे मौन है बेटा और या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। लेकिन हाँ, दोनों मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अहिंसा पर बल देते हैं, ब्रह्मचारी भिक्षुओं पुरोहितों के संग बनाते हैं, मतलब दोनों एक जैसा ही करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैसाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि
को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर बुद्ध और बुद्ध समकालीन थे और दोनों बेटा क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष में हुई थी। तभी बौद्ध संवत शुरू हो गया था। बाद में बेटा इतिहासकारों ने तारीख यानी कि 487 दी। ये अजीब संयोग है, लेखक कह रहे हैं ये अजीब संयोग है कि ये पंक्तियां मैं जब लिख रहा हूँ तो पहली तारीख को पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। पहली तारीख को पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था और बुद्ध को इसी दिन बोध भी प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। ये बेटा है बुद्ध के बारे में। बुद्ध के लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। बुद्ध में बेटा लोक प्रचलित धर्म और अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। मतलब कि ये लोक प्रचलित धर्म और पुरोहित प्रपंच, इस पर वह हमला करने का उनके अंदर साहस था। उनके पद्धति, अब आइए बेटा पेज नंबर 38 पे। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण से ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया। गुक्की भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। जो बेटा बुद्ध की जो पद्धति थी वह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी और उसमें आत्मा के लिए कोई जगह नहीं थी। बुद्ध ने बेटा वर्ण व्यवस्था पे सीधा वार नहीं किया, लेकिन हाँ, उनकी जो संघ व्यवस्था थी वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था, सब एक साथ रहते थे। बार बार चेतावनी दी और फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, वर्ण व्यवस्था विकसित होने लगी और विस्तार हुआ। इसने क्या किया, वर्ण व्यवस्था ने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने में जकड़ लिया। जात के जो विरोधी थे, जो जात को नहीं मानते थे, जो विरोधी थे, पर उन्होंने उनके अनुयायी हुए, पर समय के साथ उसके समुदाय की एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो है बेटा, जैन धर्म जो अपने मूल के विरोध में खड़ा था, अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने क्या किया, खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया। खुद जैन धर्म ने अपने आप को उसके अनुरूप बना लिया। इसीलिए आज भी जैन धर्म जिंदा है।
इसीलिए आज भी जैन धर्म जिंदा है। और जो लोग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में हैं, बौद्ध धर्म ने बेटा जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और अंततः वह विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा और अंततः वह भारत से निकल गया। अब है बेटा बुद्ध की शिक्षा। इसको ध्यान से देखिएगा कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्म अनुशासन का आदर्श था। युद्ध में पहले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। ये देखिए बेटा चित्र देख रहे हैं आप, ये वो चित्र है जो सारनाथ का है और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। और क्लास 8 ये जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो बुद्ध ने आपको शिक्षाएं दी हैं, इसको आप ध्यान से फिर से पढ़िएगा कि उन्होंने आपको क्या शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, प्रेम से होता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। उन्होंने कहा मनुष्य की जाति जन्म से नहीं होती है बल्कि उसके कर्म से होती है। अब आइए पेज नंबर 40 पर। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक पर हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या पर ब्रह्मा का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे ना उसे स्वीकार करना चाहते हैं ना इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमें उन बातों को नहीं बताना चाहिए या उन बातों को नहीं मानना चाहिए जिसकी जानकारी हमें स्वयं ही नहीं है। हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं, जिनके बारे में हम निश्चित हमें पता है, हमें उसके बारे में ही बताना चाहिए। इसलिए उन्होंने पर ब्रह्म के अस्तित्व पर, ईश्वर और पर ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, इसलिए बेटा उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया है। लेकिन हाँ, बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया है वो न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर था और ना ही ईश्वर या परलोक पर उन्होंने उदाहरण देकर दिया है। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे प्राप्त करने के उपाय से है। बुद्ध ने बेटा 4 आर्य सत्य बताए जिसका संबंध उन्होंने दुख का कारण और दुख के अंत की संभावना के बारे में बताया है। दुख की इस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती, दुख की इस स्थिति में निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग जो था बेटा वह मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं चढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं,
सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुद्ध ने बेटा आपसे कहा है कि जो व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद बुद्ध ने बेटा अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं चढ़ सकता है। उन्होंने आर्यों का अष्टांग मार्ग बताया, सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग आदि बेटा बुद्ध ने बताया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे, उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं इसके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। एक बार की बात बताते हैं बेटा कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वो समझ सकते थे। उन्होंने हाथ में मुट्ठी में कुछ सूखी पत्तियां ली और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य से पूछा कि बताओ मेरे हाथ में कितनी पत्तियां हैं। तो आनंद ने कहा कि पतझड़ की पत्तियां तो चारों तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते। तब बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया, मतलब मुट्ठी भर पत्ती दी, सत्य दिया, किंतु इसके अतिरिक्त भी हजार और सत्य हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। बुद्ध कथा, बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के जीवन की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए, शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से भरे इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती। बुद्ध की कथा है बेटा, बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया। उन्होंने उनके बारे में कहा कि कमल के फूल पर बैठे हुए, शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते कि उन्हें पाना असंभव हो। बुद्ध ने कहा कि युग पर युग बीतते हैं पर बुद्ध के बारे में कहा गया कि युग पर युग बीतते गए पर बुद्ध हमसे दूर मालूम नहीं होते हैं। बुद्ध ने कहा उनकी जो वाणी थी, जो उन्होंने कहा तो वो कान में आज भी गूंजती है। उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए। जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को भी देखना चाहिए। अब है चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। यहाँ से बेटा मौर्य साम्राज्य की स्थापना है चंद्रगुप्त और चाणक्य। अभी तक आपने महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध ज्ञान के बारे में
पढ़ा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। ये थे बेटा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे बेटा और उनके सलाहकार और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य, इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए। भारत में बेटा बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सिकंदर के आक्रमण के इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली। दो बेटा एक ऐसी विलक्षण व्यक्ति है जिसमें से एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे उनके सलाहकार और मंत्री चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों ही मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से बाहर निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी, अब आइए बेटा पेज नंबर 42 पर, पाटलिपुत्र थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। दोनों बेटा चंद्रगुप्त और चाणक्य को बेटा निकाल दिया गया था नंद साम्राज्य से। तो वे दोनों जो है निकाल दिया गया था उस समय, जिसकी नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दोनों बेटा पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट वहीं पर सिकंदर से हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र के इस महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। जैसा कि बेटा 2 शक्तियां आई, विलक्षण व्यक्ति आए, चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य, उन दोनों को नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया था जो पाटलिपुत्र की राजधानी थी। दोनों वहां गए और यूनानियों के संपर्क में आए। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बेटा राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद किया और उन्होंने क्या किया, यूनानी सेना को खदेड़कर बेटा तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। यूनानी सेना को वहां से निकालकर उन्होंने क्या किया, तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। और जब लोगों ने राष्ट्रीयता की पुकार सुनी तो वह भी चंद्रगुप्त के साथ हो गए और इस तरह से बेटा उन्हें लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने क्या किया, चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य था कैसा, सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। कहते हैं बेटा लेखक हमारे कि ये नया राज था कैसा, और सौभाग्य की बात है कि हमें इसके बारे में पूरा ब्यौरा मिलता है। भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा और
दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दो उन्हें मिले, जिसमें से बेटा एक तो मेगास्थनीज ने और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीति शास्त्र उसी समय की रचना है। ये अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र बेटा उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य और चाणक्य ये बेटा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, जो कि चंद्रगुप्त का मंत्री था। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था। चंद्रगुप्त के बारे में बेटा है कि वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस है। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीरें उभरती हैं, साहसी और षड्यंत्री। ये ध्यान से बेटा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चाणक्य के बारे में दिया गया है। उसका एक भारतीय प्राचीन नाटक था, उस युग के बारे में एक प्राचीन नाटक था जिसका नाम था मुद्राक्षस। इस नाटक में बेटा चाणक्य की तस्वीरें उभरती हैं, साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है और न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ में संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों पर शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता हो। ये है क्लास 8 चाणक्य के बारे में, जिसे आपको पुनः अच्छे से फिर से पढ़ना है कि चाणक्य कैसा था। और उस समय की दो रचनाएं थी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। उस युग के बारे में एक भारतीय नाटक है, उसमें चाणक्य के बारे में लिखा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 43 पर। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में बताया गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में बेटा व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें बेटा सिद्धांत, उसमें शासन का सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया। अर्थशास्त्र में बेटा लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया। उसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता है, बल्कि होता किससे, अनुशासन से और उचित नेतृत्व से। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाज रानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। ये बेटा है जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, तो उसमें किन विषयों के बारे में लिखा गया है। उसमें उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, यहाँ तक कि तलाक के बारे में भी, विधवा विवाह को मान्यता दी गई। इतनी बातों के बारे में, मतलब इतना बेटा पढ़िएगा कि जो हमारे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है उसमें किन बातों को लिखा गया है। अपने राज्याभिषेक के समय
राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम का राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होंगे, उसे खुद हमेशा उनके लिए तैयार रहना चाहिए। आदि यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। देखिए बेटा, चाणक्य ने यहाँ पर कितना अच्छा लिखा है कि राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा और राजा का सुख भी प्रजा के ही सुख में होगा, उसकी खुशहाली में ही होगा। और उन्होंने कहा, चाणक्य ने, कि अगर कोई राजा गलत करता है तो प्रजा को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने राजा को हटा दे और उसकी जगह किसी दूसरे को बैठा दे। अशोक 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। महान साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य बेटा? चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य बसाया था, कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। तो अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अब आइए बेटा पेज नंबर 44 पर। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट पर कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। अशोक, ये जो महान साम्राज्य बेटा, इसका उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। इससे पहले अशोक जो है पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उस समय साम्राज्य बेटा भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और उसके भाग पर उसके अधिकार में नहीं आ पाए थे। केवल बेटा दक्षिण का एक भाग ही उसके अधिकार में नहीं आया था। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने का सपना, कि पूरे भारत को क्या करें, एक साथ एक तरह से इकट्ठा करें, तो इसके पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया कि भारत को हम इकट्ठा करें। प्रेरित किया और उसे तत्काल क्या किया, तत्काल पूर्वी तट पर के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई और उस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। जब बेटा कलिंग से बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कलिंग के लोग जो थे बहादुर थे, उसके बाद भी अशोक की सेना जीत गई और इस युद्ध में बेटा भयंकर कत्लेआम हुआ, जिसकी खबर जब अशोक को मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने युद्ध से दूरी बनाने की ठान ली। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उनका मन अब दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले और अब भी मिलते हैं। कुछ फरमान थे बेटा जिसमें अशोक के कर्मों के बारे में लिखा गया, जिसमें पत्थर और धातु पर जो खोदे गए फरमान जो आज भी पूरे भारत में मिलते हैं।
कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन किया। उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने के सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन के करके लोगों के हृदय को जीतने में है। अशोक ने बेटा कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही धर्म के नियमों का उत्साह पूर्वक पालन और उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उसके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में जितने लोग मरे और बंदी बनाए जाने के लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय अशोक ने कहा कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके ही लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। फरमान में बेटा ये भी कहा गया है कि यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो जहां तक संभव होगा वह भी उसको सहन करेंगे। उनकी आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। क्लास 8 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है यहाँ तक और समझना है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक पेज बचा है चैप्टर 3 में, वो पढ़ाऊंगी और फिर मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी और आपको इसके बाद बेटा मैं प्रश्न उत्तर भी दूंगी। तो जितना पढ़ाएगा क्लास 8 आप इतना बेटा आज फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा।